गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहा है उस हिसाब से एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का क्लास 10 आईसीएससी चैप्टर चल रहा था हम लोग का एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोग देख लिए कि डिमांड बहुत सारा चीज कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास का लास्ट पार्ट में हम लोग यही कवर किए कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड शेड्यूल से डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है और दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। एक हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल बनाकर हम उसका एग्जांपल भी देकर दिखाए थे तुम लोग को। तो कंटिन्यू करते हैं उसी चीज को। आज सबसे पहला एक जो बहुत सिंपल टॉपिक है, लास्ट डे का एक कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक है, वो क्या है बताते हैं। एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। आज जो चीज हम लोग करेंगे वो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को करना है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। याद करो एकदम सबसे पहले क्लास में हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़े थे कि एक इंडिविजुअल डिमांड हो सकता है और एक मार्केट डिमांड हो सकता है। इंडिविजुअल डिमांड हम शॉर्ट में रिकैप्चुलेट करवा देते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड इज व्हाट इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांडेड at a given price at a given period of time by a particular individual of a market। यानी कि कोई एक इंडिविजुअल है अगर एक मार्केट में, तो उस मार्केट में जो वो एक इंडिविजुअल का जो डिमांड रहता है एक पर्टिकुलर प्राइस का, एक पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर डिमांड को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। और सपोज मान लो एक मार्केट है जहां पे सपोज मान लो 100 इंडिविजुअल्स हैं, तो वो 100 इंडिविजुअल्स का अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम लोग ऐड कर दे, सम अप कर दे, तो वो जो सम अप करके हम लोग को फिगर मिलता है वो मिलता है हम लोग को मार्केट डिमांड कर्व का। उसी को अब हम लोग उसी के रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड होता है वैसे ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी होता है और वैसे ही मार्केट डिमांड कर्व भी होता है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व है तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व के लिए हम लोग का एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होगा और वैसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल भी होगा। तो एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, प्लस लास्ट क्लास का भी रिवाइज हो जाएगा तुम लोग को कि कैसे एक डिमांड कर्व हम लोग बनाते हैं और ये करते हैं। तो उसके लिए एक डेटा ले देते हैं वापस से, एक हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब कि रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं, खुद से बनाया हुआ एक एग्जाम अजम्पशन जो कि रियल लाइफ में ही वैसा ही टाइप का सिचुएशन देखा जाता है। तो एक हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल और हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व जो कि इंडिविजुअल और मार्केट दोनों टाइप का है वो देख लेते हैं हम लोग। तो डेटा बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अजम्पशंस बता देते हैं। सपोज मान लेते हैं हम लोग का एक मार्केट है, अजम्पशंस हम रेड में लिख देते हैं। सपोज हम लोग का एक मार्केट है, उसमें 3 इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी। ऑल दीज आर इंडिविजुअल्स। ऑल दीज आर इंडिविजुअल्स मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा एक मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें ताकि बनाने में और दिखाने में सिंपल हो सके, एग्जांपल सिंपल हो सके, उसके लिए हम
तीन ही इंडिविजुअल को उस मार्केट के अंदर रखे, यानी कि वो मार्केट जो है उसमें सिर्फ तीन इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी और इंडिविजुअल सी। इसके केस में अब हम लोग को बनाना है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व से पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो वो बना लेते हैं। एक्चुअली में यहां नहीं बनाते हैं, इसको यहां बनाते हैं। हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल। ध्यान से देखो, एक हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल बनाए हैं। सपोज एक कमोडिटी, हम लोग एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लो एप्पल का 3 डिफरेंट प्राइसेस पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वांटिटी डिमांडेड है। सपोज मान लो प्राइस है 10 रुपीज, 20 रुपीज और 30 रुपीज। एक सपोज मान लो 10 रुपीज में 4 kg, सारा चीज को केजी में कर देते हैं, 4 kg डिमांड करता है, 3 kg डिमांड करता है और 2 kg डिमांड करता है। बी सपोज मान लो 5 kg डिमांड करता है, 2 kg डिमांड करता है, 1 kg डिमांड करता है। ये सपोज मान लो 3 kg डिमांड करता है, 2 kg डिमांड करता है और 3 2 नहीं लेते हैं, 5। सपोज मान लो ये 3, ये 2 और 1, चलो यही लेते हैं। यहाँ पे इस केस में अभी तक जो बनाए हैं ये वाले कॉलम को भूल जाओ। अभी तक जो बनाए हैं ये बेसिकली मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स है। ये जो है मेरा, हम अगर सिग्निफाई करें, ये मेरा एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है जो कि है ए के लिए। ये मेरा जो है इस वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये मेरा बी के लिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है फॉर इंडिविजुअल सी। तो यहाँ पे बेसिकली हम तुम लोग को दिखा रहे 3 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, तो होप सो ये बात तुम लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड भी डेफिनेटली काम कर रहा है। हम लोग अपना डेटा उसी हिसाब से बनाए हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, ध्यान से देखो 10 से 20 हुआ प्राइस, 20 से 30 रुपीज हुआ प्राइस। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड घट गया है। हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड वैसे वैसे घटेगा। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ा है क्वांटिटी डिमांडेड, देखो ए का भी घट गया है, बी का भी घट गया है, सी का भी घट गया है, बट तीनों का अलग अलग घटा है। ठीक है, किसी का अलग था क्वांटिटी डिमांडेड और किसी का अलग है क्वांटिटी डिमांडेड, ए बी सी तीनों का अलग है। अब इन्हीं तीनों को हम लोग टोटल करके निकाल सकते हैं कि मार्केट डिमांड कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल एट प्राइस 10 मार्केट डिमांड कितना है, 4 + 5 + 3 विच विल कम टू 12 kg। केजी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो नहीं लिखते हैं।
12 kg. At price 20, the market demand will be 3 plus 2 plus 2, which will be equal to 7. At price 30, the market demand will be 2 plus 1 plus 1, which will be 4. अब इसी चीज को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एक ग्राफ में। सेम चीज को हम प्लॉट करके दिखाएंगे तुम लोग को एक ग्राफ में, जो कि डिमांड कर्व होगा। ध्यान से देखो कैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ही हम मार्केट डिमांड कर्व निकाले। मार्केट डिमांड जो उस मार्केट में, जैसे कि हम लोग जो असम्पशन लेते कि इस मार्केट में सिर्फ यही तीनों इंडिविजुअल है, तो उन तीनों इंडिविजुअल का डिमांड को ऐड करके जो हम लोग को क्वांटिटी डिमांडेड मिला, वो उसका मार्केट डिमांड हो गया। अब इसको अगर हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करने का कोशिश करें तो कैसा निकल कर आएगा वो देखते हैं। इधर पे प्राइस और इधर पे क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 10, 20, 30, 10, 20, 30 और क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं। इसको प्लॉट करते हैं जैसे कि ए का हम लोग डिमांड कर्व निकालने का कोशिश करते हैं। एट प्राइस 10 उसका क्वांटिटी डिमांडेड है 4 kg, तो यहाँ पे आएगा। एट प्राइस 20 उसका क्वांटिटी डिमांडेड है ए के लिए 3 kg, तो यहाँ पे आएगा। और एट 30 उसका डिमांड है 2 kg, तो ये बेसिकली उसका डिमांड कर्व बन गया। ये है ए का डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये जो एग्जांपल है, ये अभी हम ए का इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाए। बी का देख लेते हैं। बी का एट 10 5 यूनिट्स वो डिमांड करता है। एट 20 2 यूनिट्स वो डिमांड करता है। 2 यूनिट्स वो डिमांड करता है एट 20। और एट 30 वो 1 यूनिट डिमांड करता है। तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा मेरा 1, 2 and 5, 2 and 5। क्योंकि ये स्केल के हिसाब से नहीं बना रहा है, तो इसीलिए ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है लाइन। बट इफ वी वुड हैव ड्रॉन टू स्केल, ये लाइन कुछ ऐसा बनता। हम लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम डायरेक्टली ऐसे लाइन बना देते हैं। तो ये डी का हो गया डिमांड कर्व। सी का देख लेते हैं। 3, 2, 1, 3, 2 एंड 1। तो ये जो डिमांड कर्व बन गया, ये तुम्हारा सी का बन जा रहा है। ये जो डिमांड कर्व है, ये सी का बन जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड की वजह से हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, यानी कि डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट वो लोग स्लोप करता है। तो ये तीनों अलग अलग डिमांड कर्व बन गया है इस डेटा के हिसाब से, और ये तीनों एक एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व का एग्जांपल है।
अब इन तीनों के हिसाब से जो मार्केट डिमांड का हम लोग शेड्यूल बनाए थे उसको भी एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं। एट 10 यूनिट मार्केट डिमांड इज 10 रुपीज, मार्केट डिमांड इज 12। तो एट 10 रुपीज मार्केट डिमांड इज 12, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। 20 रुपीज पे वो 7 यूनिट करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और 30 यूनिट पे वो 4 यूनिट डिमांड करता है, तो वो समथिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आता है। ये जो है ये मेरा मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। तुम लोग अपने बुक में देखोगे तो ये चीज और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली ये तीनों जो है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और ये जो उसको ऐड करके हम लोग एक मार्केट डिमांड निकाले थे टोटल, उसको जब हम लोग सेम टाइप का ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वो जो कर्व निकल कर आता है, वो जो लाइन निकल कर आता है, वो भी लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, और बट वो एक मार्केट डिमांड कर्व रहेगा। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये पूरा चीज को एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से एक अच्छा सा एग्जांपल लेकर तुम लोग को दिखाने का कोशिश किए हैं कि कैसे तुम लोग हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल से इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व निकाल सकता है। ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है कि व्हाट आर द रीजन और कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट अब हम लोग उसी चीज को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, अगर तुम लोग ध्यान दिया होगा तो अभी तक पूरे क्लास में जितना भी हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड का डिमांड कर्व बनाए हैं एज पर हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल, तो हम लोग सब कोई हमेशा ये चीज ध्यान दिया होगा तुम लोग कि जो भी मेरा डिमांड कर्व रहता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, वो हमेशा नीचे की तरफ आता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। वो या तो ऐसा होगा, या तो उसका शेप ऐसा होगा, या तो उसका शेप ऐसा होगा, कोई भी शेप हो सकता है, बट वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम्हारा जितना भी डिमांड कर्व है सब का सब डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ये जो डाउनवर्ड स्लोप रहता है वो क्यों रहता है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है? रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर इसको हम लोग साइमल्टेनियसली कुछ और बोल सकते हैं, रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। दोनों का सेम ही आंसर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्या होगा हम बताते हैं तुम लोग को। जैसे कि ग्राफ का जब हम फर्स्ट क्लास करवाए थे बेसिक्स ऑफ ग्राफ, उसमें हम तुम लोग को बताए थे कि कोई भी अगर ऐसा वेरिएबल्स मिलता हम लोग को, एक्स और वाई ऐसा वेरिएबल्स मिलता है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो का मतलब क्या है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप वाला वेरिएबल जो भी रहता है
उन लोग को अगर हम लोग कभी भी कोई भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसका जो ग्राफ है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोपिंग ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो वेरिएबल ऐसा है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उन लोग का ग्राफ पॉजिटिव स्लोप आ जाए। हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूज का ग्राफ जो है वो नेगेटिवली स्लोप ही आएगा। तो इसका तो आंसर बहुत सिंपल हो जाता है कि डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग का वेरिएबल्स है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड डिमांड, ये दोनों जो मेरा वेरिएबल है, ये मेरा y हो जाता है और ये मेरा x हो जाता है। तो ये दोनों जो मेरा वेरिएबल है ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, डिमांड अगर प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये जो रिलेशन है ये हम लोग को कौन देता है? डिमांड कर्व देता है। डिमांड कर्व हम लोग को ये रिलेशनशिप देता है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है हमेशा, तो तुम्हारा सबसे पहला आंसर ये होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स है यानी कि प्राइस और डिमांड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों क्यों डिमांड घटता ही है अगर प्राइस बढ़ता है, और प्राइस जब भी घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। अब इसके अंदर और ज्यादा हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, क्यों ऐसा देखा जाता है अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो आदमी लोग उस चीज को कम खरीदने लग जाता है, उसका डिमांड कम हो जाता है। ये चीज हम लोग को इसका रीजन बहुत सारा रहता है, बट तुम लोग के सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और तीसरा है इनकम इफेक्ट। ये 3 चीज को हमको एक्सप्लेन करना है। पहला रीजन क्यों डिमांड कर्व काम करता है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्यों घट जाएगा, बढ़ता क्यों नहीं है, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्यों बढ़ जाएगा और घटता नहीं है। इसका रीजन ये तीनों तुम लोग के सिलेबस में है, इसके अलावा भी और रहता है बट तुम लोग को यही तीनों जानना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं एग्जांपल देकर। और हम तुम लोग को बता देना चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप रहता है? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है प्राइस और डिमांड एज पर द डिमांड लॉ। और डिमांड लॉ क्यों ऑपरेट करता है? ये तीनों रीजन से करता है। सबसे पहला रीजन ले लेते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको यूटिलिटी कर देते हैं, बेटर रहेगा, तुम लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है हम तुम लोग को बताते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि जैसे ही तुम एक कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे जो यूटिलिटी तुमको डिराइव होता है वो कम हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से बताते हैं तब तुम लोग को समझ में आएगा। सपोज मान लो ये तुम हो
ये तुम हो एज अ स्टूडेंट, तुमको बहुत तेज भूख लगा है, ठीक है। तुमको सपोज मानो तुमको बहुत तेज भूख लगा है, तुमको एक मैंगो दिया जाता है खाने के लिए। तुमको बहुत तेज भूख लगा था तो तुम एक मैंगो खाते हो, तुम्हारा थोड़ा सा पेट भर जाता है। तुमको एक और मैंगो दिया जाता है खाने के लिए, अभी भी तुमको भूख लगा है, तुम उसको भी खा लेते हो, तुम्हारा थोड़ा और पेट भर जाता है। तुमको एक और मैंगो दिया जाता है, तुमको थोड़ा सा और भूख लगा रहता है, तुम चलो उसको भी खा लेते हो। तुमको एक और मैंगो दिया जाता है, मैंगो बड़ा टेस्टी था, इसीलिए तुम उसको खा लेते हो, हालांकि तुम्हारा भूख अभी तक शांत हो गया था। बट एक और मैंगो दिया जाता है, तुम बोलते हो शायद नहीं खा पाएंगे, बट मिल रहा था तो इसलिए तुम खा लेते हो। बट लास्ट में एक और मैंगो दिया जाता है, तो तुम्हारा भूख, तुम्हारा मन, सब कुछ शांत हो चुका है, अब तुमको एकदम भी खाने का मन नहीं है। तो ये जो मैंगो है, ये तुम नहीं खा पाते हो। यही जो चीज है, बेसिकली यही चीज हम लोग को एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये भी एक तरह का रूल है, एक तरह का लॉ है। ये लॉ क्या बोलता है हम तुमको बताते हैं। जैसे ही तुम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने लग जाते हो, यूज करने लग जाते हो या खाने लग जाते हो या जो कुछ भी, तुम जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करने लग जाते हो, तुमको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी, यानी कि तुम्हारा जो वांट सेटिस्फैक्शन पावर रहता है उस कमोडिटी के वजह से, वो कम होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब बहुत भूख लगा था, तुम जब पहला मैंगो खाते हो, तुमको बहुत अच्छा लगता है, तुमको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। सपोज मान लो उस सेटिस्फैक्शन के लिए तुम 10 रुपया दे सकते थे। ध्यान देना, एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। प्राइस क्या रहता है? प्राइस बेसिक और कुछ नहीं है। प्राइस किसी भी चीज का यूटिलिटी के लिए जो मॉनिटरी वैल्यू हम लोग पे करते हैं उसको बोलते हैं। तो सपोज मान लो किसी चीज का हमको 10 रुपया का अगर सेटिस्फैक्शन मिलता है मॉनिटरी वैल्यू में, तो 10 रुपया यानी कि प्राइस उसका 10 रुपया हो जाएगा। तो सपोज मान लो फर्स्ट मैंगो जब तुम खाया, तो फर्स्ट मैंगो खाने के समय तुमको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला और तुम उसके लिए 10 रुपया देने के लिए रेडी था। अब जब तुमको नेक्स्ट मैंगो मिलता है, यानी कि नेक्स्ट यूनिट, एक और यूनिट मिलता है, +1 यूनिट मिलता है, तो तुमको उतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा भूख तुम्हारा शांत हो गया है। अब तुम्हारा कम भूख बचा है शांत करने के लिए, तो तुमको जितना यूटिलिटी मिलेगा वो इस मैंगो जितना यूटिलिटी कभी नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो सपोज मान लो जो थोड़ा कम मिलेगा उसको अगर हम लोग मॉनिटरी वैल्यू में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो सपोज मान लो तुम उससे 9 रुपया का सेटिस्फैक्शन पाता है, ठीक है। 9 रुपया का सेटिस्फैक्शन पाता है, तुम उसके लिए 9 रुपया पे कर सकता है। अब एक और मैंगो तुमको अगर मिलता है, तो ये दोनों मैंगो तुम्हारा कुछ वांट सेटिस्फाई कर दिया, तुम्हारा भूख को शांत कर दिया है, तो इसीलिए अब तुम इसके लिए और कम पैसा देगा। क्यों? क्योंकि तुमको यूटिलिटी कम मिल रहा है उस मैंगो से। तो 7 रुपीज हो सकता है तुम इसके लिए दो। अब एक और मैंगो तुमको अगर +1 मिलेगा, तो हो सकता है उससे तुमको और कम यूटिलिटी मिले, तो तुम उसके लिए सिर्फ 5 रुपीज दो। एक और मैंगो मिलेगा तो उसके लिए हो सकता है तुम सिर्फ ₹2 दो, और एक और मैंगो मिलेगा तो हो सकता है तुम उसके लिए 0 रुपया दो, क्योंकि तुम अब इतना मैंगो खाने के बाद और मैंगो खा ही नहीं सकते, इसीलिए तुम उसको 0 रुपीज दोगे, यानी कि तुम उसको खरीदोगे ही नहीं। ये जो चीज है, जो हम तुमको एक्सप्लेन किए कि एग्जाम्पल के थ्रू, इसी चीज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक और यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलता है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी कि इस मैंगो से हमको 10 रुपीज का मार्जिनल यूटिलिटी मिला है,
तो इससे हमको 9 रुपीज का मार्जिनल यूटिलिटी मिला है। तो ये जो 10, 9, 7, 5, 2, 0 ये सब जो लिखे हैं, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। उसको मॉनिटरी प्राइस के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे तुम्हारा यूनिट बढ़ते जाता है, यानी कि क्वांटिटी, जो क्वांटिटी तुम्हारा उससे यूटिलिटी कम हो रहा है, तुमको कम यूटिलिटी उससे मिल रहा है, तुमको अगर कम यूटिलिटी मिल रहा है तो तुम ऑब्वियसली उसके लिए कम पैसा देना चाहेगा। यानी कि क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ता है, उसको खरीदने के लिए तुम्हारा प्राइस कम होना चाहिए। प्राइस अगर क्वांटिटी बढ़ता है तो प्राइस जब तक घटेगा नहीं तब तक क्वांटिटी बढ़ नहीं सकता। तो ध्यान से देखो, ये वही वाला रिलेशन निकल कर आता है कि जब भी प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, और सेम गोज फॉर द ऑपोजिट वे अराउंड। सपोज मान लो क्वांटिटी घटाते जाए, तुमको पहले खुश करने के लिए हम 10 चॉकलेट दे दिए, फिर तुमसे 5 चॉकलेट अगर हम वापस ले लिए तो तुम्हारा जो यूटिलिटी है एक तरीके से सॉर्ट ऑफ तुमको वो 5 चॉकलेट से ही ज्यादा यूटिलिटी मिलने लग जाएगा। उस केस में हम लोग देखते हैं कि प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है। तो इस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग प्राइस भी कम देना चाहेंगे। क्वांटिटी अगर बढ़ता है, यानी कि अगर हम लोग ज्यादा यूनिट परचेज करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग कम से कम प्राइस देने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग को जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, जो यूटिलिटी मिलने वाला है, वो कम होते जाता है। ऑब्वियसली बात सही है कि अगर तुम कोई कम यूटिलिटी वाला चीज खरीदते हो, जैसे कि सपोज मान लो सेकेंड हैंड कार और न्यू कार, सेकेंड हैंड कार का यूटिलिटी कम होता है, कम यूजफुल है, कम सेटिस्फैक्शन देगा हम लोग को, इसीलिए उसका दाम कम होता है। तो जैसे जैसे यूटिलिटी कम होते जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, तो वैसे ही वैसे प्राइस को भी कम करना पड़ेगा। इसीलिए क्वांटिटी जब ज्यादा खरीदना है तो प्राइस कम होना चाहिए, और क्वांटिटी जब कम खरीदना है तो प्राइस उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये एक पहला रीजन है क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है? ये बहुत सिंपल है, ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जितना टेक्निकल नहीं है। हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, और ये सबसे ज्यादा ऑब्वियसली देखा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर तुम लोग को याद नहीं है तो तुम लोग को हम एक बार याद दिलाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली ऐसा पेयर ऑफ गुड्स को बोलते हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ काम करता है, यानी कि एक का डिमांड अगर बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड कम हो जाएगा, एक का डिमांड अगर कम होगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। कंफ्यूज मत करना, हम लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोल रहे हैं, डिमांड का बात करें, डिमांड प्राइस का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सपोज मान लो टी और कॉफी, इसका बेस्ट एग्जांपल। टी का अगर डिमांड, ध्यान देना प्राइस का बात नहीं कर रहे हैं, टी का अगर डिमांड बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा। एक साथ कोई टी और कॉफी दोनों नहीं पी सकता है, तो जो आदमी कॉफी से सपोज मान लो टी पे शिफ्ट करेगा तो टी का डिमांड बढ़ेगा और कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा। वैसे ही टी का डिमांड अगर कम होगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसा तरह का गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसको बोलते हैं। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, कॉफी को थोड़ा देर के लिए नहीं देखते हैं। सपोज मान लो हम लोग कॉफी को नहीं देख रहे हैं। टी के ही केस में देखो, सपोज मान लो एक दिन टी का जो प्राइस है, प्राइस सपोज मान लो टी का एक दिन बढ़ जाता है, तो ध्यान से सोचना, टी का प्राइस सपोज मान लो 5 रुपया से 7 रुपया हो जाता है, ठीक है। और यहीं पे कॉफी का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉफी का भी सपोज मान लो पहले दाम था 5 रुपया, पहले 5 रुपया दाम था। सपोज मान लो एक दिन टी का दाम 5 रुपया से 7 रुपया हो जाता है और कॉफी का उतना ही दाम रहता है 5 रुपया।
तो ध्यान से देखो, कॉफी का दाम चेंज नहीं हुआ है, बट कॉफी टी के मुकाबले सस्ता हो गया है। टी का दाम अब 7 रुपया है, बट कॉफी का दाम 5 रुपया है। तो आदमी लोग क्या करेगा, सस्ता चीज खरीदना स्टार्ट कर देगा, यानी कि टी का डिमांड कम हो जाएगा और कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग टी का बात करते हैं, टी का डिमांड के बारे में बात करते हैं, तो उसका प्राइस जब बढ़ा तो उसका डिमांड घट गया। वैसे ही सपोज मान लो टी का प्राइस एक दिन 5 रुपया से 3 रुपया हो गया, तो ध्यान देना कि अब कॉफी का दाम अभी भी 5 रुपया है, तो कॉफी बेसिकली टी के मुकाबले महंगा हो गया है। तो कुछ आदमी लोग, जो लोग कॉफी पीता था, वो लोग बोलेगा छोड़ यार, कॉफी नहीं पीते, कॉफी महंगा है, टी पी लेते हैं, तो वो लोग टी खरीदने लग जाएगा। तो क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, यही चीज तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, और प्राइस जब घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये हम लोग को एक्सप्लेन करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूजुअली किस केसेस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक अच्छा एग्जांपल टी और कॉफी। तो ये हम लोग को समझ में आया लॉ ऑफ डिमांड का दो रीजन, क्यों लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, क्यों प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाता है। एक और एग्जांपल है, वो है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को समझने के लिए एक टर्म जान लेना पड़ेगा तुम लोग को। एक होता है एक्चुअल इनकम, और एक होता है रियल इनकम। एक्चुअल इनकम और रियल इनकम क्या होता है, हम तुम लोग को बताते हैं। एक्चुअल इनकम, सपोज मान लो हम एक महीना में 1,000 रुपया कमाते हैं। छोटा अमाउंट लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एक एबनॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, बट सपोज मान के चलते हैं रियल लाइफ में वही होता है। सपोज मान लो हम एक महीना में 1,000 रुपया कमाते हैं और एक महीना में हम एप्पल्स खाते हैं। मेरा पूरा लाइफ ऐसे ही चलता है, हम एक महीना में 1,000 रुपया कमाते हैं और एप्पल्स खरीदकर खाकर जिंदा रहते हैं। तो एप्पल्स का सपोज मान लो पर यूनिट दाम रहता है 10 रुपया, ठीक है। तो जब हम 1,000 रुपया कमाते हैं तो हम एक महीना में 1000 डिवाइड बाई 10, 100 एप्पल्स खरीद कर खा सकते हैं, यानी कि 100 एप्पल्स मेरा डिमांड रहता है। एक महीना में हम 1,000 रुपया कमाते हैं और उससे 100 एप्पल्स खरीद कर खाते हैं। मेरा एक्चुअल इनकम इसको बोलते हैं। एक्चुअली में हम मॉनिटरी टर्म्स में क्या कमा रहे हैं उसको हम लोग एक्चुअल इनकम बोलते हैं। 1,000 रुपया मेरा यहाँ पे एक्चुअल इनकम है। अब इसी के केस में हम लोग देख सकते हैं कि 1,000 रुपया मेरा एक्चुअल इनकम तो है, रियल इनकम मेरा क्या है। एक्चुअल इनकम को हम लोग नहीं देखकर, जब हम लोग उसको कमोडिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि मेरे पास जितना पैसा है उससे हम कितना गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, उस चीज को हम लोग उसका रियल इनकम बोलते हैं। तुम कोई भी, अगर तुम्हारे पास पैसा कमा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम पैसा को पैसा के लिए थोड़ी कमा रहे हो। तुम्हारे जेब में 2,000 का एक नोट है या 1,000 का एक नोट है, 1,000 का नोट तो खैर चलो बैन हो गया है, 2,000 का एक नोट है, तो वो 2,000 का नोट तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। तो वो 2,000 रुपये से क्या खरीद सकते हो वो तुम्हारे काम का है। तो एक्चुअली में तुमको अगर 1,000 रुपये मिल जाए तो 1,000 रुपये तुम्हारा एक्चुअल इनकम है। उस 1,000 रुपये से तुम खरीद क्या सकते हो वो तुम्हारा रियल इनकम है। इस केस में हम उस 1,000 रुपये से
100 ठो एप्पल खरीद सकते हैं, 100 एप्पल खरीद सकते हैं, तो 100 एप्पल्स मेरा रियल इनकम है और ये मेरा एक्चुअल इनकम है। तो होप सो एक्चुअल इनकम और रियल इनकम समझ में आया होगा। अब इसी केस में ध्यान से देखो, एक्चुअल इनकम हम सेम रहने देंगे बट रियल इनकम मेरा अलग हो जाएगा। कैसे? सपोज मान लो किसी दिन एप्पल का जो प्राइस है वो प्राइस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होकर वो ₹5 हो जाता है, यानी कि पहले 10 रुपए का एक एप्पल मिलता था, अब 5 रुपए का एक एप्पल मिलने लगा है। पहले भी हम 1000 रुपया कमाते थे, अभी भी हम 1000 रुपया ही कमा रहे हैं, बट पहले हम 100 एप्पल खरीद पाते थे, अब हम 200 एप्पल्स खरीद पाएंगे। 1000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 200। पहले हम सिर्फ 100 एप्पल्स खरीद पाते थे, अब हम 200 एप्पल्स खरीद पाएंगे। तो ध्यान से देखो, मेरा एक्चुअल इनकम चेंज नहीं हुआ है, एक्चुअल इनकम 1000 का 1000 ही है, बट मेरा जो रियल इनकम है वो प्राइस के चेंज होने के वजह से 100 से बढ़कर 200 एप्पल्स हो गया है। अब तुम हमको ये बताओ, ऑब्वियसली जिसके पास जितना ज्यादा इनकम होता है वो उतना ही ज्यादा डिमांड करता है। ये बात सही है कि नहीं है? अगर मेरे पास सिर्फ 100 रुपया है तो हम हो सकता है नॉर्मल कॉफी पियेंगे घर पे खुद से बना के पानी वाला। अगर मेरे पास 200-300 रुपया है तो हम कहीं बाहर जाके सपोज कैफे कॉफी डे में पियेंगे। अगर मेरे पास 1000-2000 रुपया है तो हम किसी इंडिया का स्टारबक्स या कहीं और चला जाएंगे। क्यों? मेरा इनकम बढ़ गया है। सपोज मान लो मेरे पास 1,00,000-2 लाख रुपया है, हम यहाँ से स्विट्जरलैंड उड़ के जाएंगे और वहां पे जाके कॉफी बनवा के पियेंगे। ठीक है? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड भी आदमी लोग का बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे यही चीज हम तुम लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? एक्चुअल इनकम सपोज सेम भी है अगर, तब भी अगर रियल इनकम बढ़ता है आदमी का, यानी कि रियल इनकम बढ़ जा रहा है, तो आदमी लोग ज्यादा डिमांड करने लगता है। ये उसका अच्छा एग्जांपल है। ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, 10 रुपया से 5 रुपया हो गया है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। तो मेरा जो डिमांड है, अब ध्यान से देखो, मेरा रियल इनकम बढ़ गया है, तो रियल इनकम बढ़ने की वजह से हम ज्यादा सामान अब खरीदने लगेंगे। पहले हम 100 एप्पल्स खरीदते थे तो मेरा डिमांड क्या हुआ है? देखो बढ़ गया है। पहले 100 एप्पल्स खरीदते थे, अब हम 200 एप्पल्स खरीदेंगे। तो प्राइस हम देखे 10 रुपया से 5 रुपया घटा है, पर डिमांड जो है वो मेरा 100 रुपया से 200 100 एप्पल से 200 एप्पल हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरा रियल इनकम जो है वो बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इनकम इफेक्ट हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, एक्ट एज अ रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। होप सो यहां तक समझ में आया था। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।